हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। लास्ट 6 मंथ अप्रैल टू सितंबर तक की जितनी भी स्कीम्स हैं मैंने इस वीडियो में कवर की है, बट ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैंने लास्ट 3 मंथ्स यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक launched by यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह? तो इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक बनी है, तो उसको लॉन्च किया है टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। नाम है परिधि 24x25। परिधि 24x25 के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल पवित्रा मार्गेरिटा, इन दोनों ने मिल के इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक लॉन्च किया है, परिधि 24-26-25। ये एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल होगा विजन नेक्स्ट का, और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक होगी। इसका एम ये है कि जो भी अट्रैक्ट करेगा 150 इंडस्ट्री लीडर्स को, जो फैशन, टेक्सटाइल एंड रिटेल सेक्टर्स या फिर जो भी क्राफ्टमैन हैं, वीवर्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट करेगा। विजन नेक्स्ट ने ऑलरेडी प्रोड्यूस की है 60 माइक्रो ट्रेंड रिपोर्ट्स और 10 क्लोज टू सीजन ट्रेंड रिपोर्ट्स, 3 रिसर्च पेपर्स और एआई टेक्सोनॉमी बुक रिलीज की है, जो कि इंडियन वेयर कैटेगरीज के बारे में डिस्क्राइब करती है। विजन नेक्स्ट पायनियरिंग फैशन ट्रेंड्स इनसाइट। देखते हैं कि विजन नेक्स्ट का एम क्या है। इसका एम ये है कि जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल स्केल इन फैशन ट्रेंड प्रेडिक्शन में, या फिर जो भी इंडियन फैशन की जो भी विजिबिलिटी है उसे बढ़ाना है, और इंटरनेशनल जो ट्रेंड चल रही है उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। इसलिए इन्होंने फोरकास्टिंग स्पेस में एंट्री किया है कि इंडिया का जो भी यूनिक लोकल फैशन ट्रेंड है वो बढ़े, कंज्यूमर्स उससे अवेयर हो, और स्ट्रेंथ बढ़े इन एआई टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल जो है वो ब्लेंड कर सके आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को। विजन विजन नेक्स्ट मीटिंग इंडस्ट्री नीड्स। ग्लोबल टेक्सटाइल समिट इन 2017, Prime Minister identified the need for specific real-time trends insight for industry stakeholders. 2017 के ग्लोबल टेक्सटाइल समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लगा कि यहाँ पे नीड है कि इंडिया स्पेसिफिक रियल टाइम फैशन ट्रेंड होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर अवेयर रहे। इसके रिस्पॉन्स में विजन नेक्स्ट जो है एनआईएफटी के सपोर्ट से एस्टेब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सपोर्ट से एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका फोकस होगा कि ट्रेंड्स को एसेंशियल करना, फोरकास्ट करने इंडियन फैशन और रिटेल मार्केट में। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी पीएम जुगा, एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए बनाया गया है। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है जिसका एम ये है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है ट्राइबल कम्युनिटीज की इंडिया में, उसे इम्प्रूव करना है। इस इनिशिएटिव का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो होगा 79,156 करोड़ का, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 इयर्स के अंदर। याद रखना, अमाउंट भी याद रखिए और ईयर भी याद रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, और जो भी अडॉप्ट सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज के लिए कवरेज अडॉप्ट करना है, जैसे ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन सोशल, जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन, लाइवलीहुड है, जो भी गैप्स है नॉर्मल और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच, उसे दूर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ट्राइबल एरियाज का और कम्युनिटीज का। अब पीएम जुगा जो है उसकी टारगेट्स ये है कि 63,000 विलेजेस को डेवलप करना है, जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल बेनिफिट होंगे, और इसमें 549 डिस्ट्रिक्ट्स होगी, 2740 ब्लॉक्स होंगे, जिसमें 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर होंगी। अब इसका एम ये है कि इसमें क्या कौन कौन इंक्लूडेड होगा। 10.45 करोड़ ट्राइबल
एसटी पॉपुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 और 700 एसटी कम्युनिटीज होगी, जिसमें 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होंगे अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन को कैसे होगा वो भी देखते हैं। मल्टी मिनिस्टीरियल अप्रोच होगा, यानी इसमें इस मिशन में 25 इंटरवेंशंस होंगे और 17 लाइन मिनिस्ट्रीज होंगी। फंडिंग होगा कि जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके अंडर फंडिंग होगी, पैसा वहां से दिया जाएगा। और ट्राइबल विलेजेस को कवर किया जाएगा अंडर अभियान विल बी मैप्ड ऑन पीएम गति शक्ति पोर्टल। पीएम गति शक्ति पोर्टल पे मैपिंग की जाएगी और जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। इनका गोल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, जो भी एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करना है, ट्राइबल कम्युनिटीज तक उसकी लेवल इम्प्रूव करना है, उनकी लाइफ्स और जो भी डिग्निफाइड एजिंग है उसे इम्प्रूव करना है। इनोवेटिव स्कीम्स हैं अंडर पीएम जोगा, जो देखते हैं कि ट्राइबल होम स्टे 1000 होम स्टेज प्रोवाइड करेंगे अंडर स्वदेश दर्शन, जिसमें 5 लाख 2 रूम 5 लैक्स जो होंगे वो 2 रूम होम स्टे होंगे, 3 लैक्स जो होंगे रिनोवेटिव जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनके लिए 3 लाख रुपीस दिए जाएंगे। 2 रूम बनाना है तो 5 लाख दिए जाएंगे और विलेज कम्युनिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, ये फोकस किया जाएगा 22 लाख फॉरेस्ट राइट होल्डर्स पट्टा होल्डर्स। अब ये जो है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। सिकल सेल डिजीज जो भी डायग्नोस की जाएगी उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि 100 ट्राइबल मार्केटिंग मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। Who launched the website for अष्टलक्ष्मी महोत्सव at भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो ये लॉन्च की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। ये यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी डोनियर के ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट लॉन्च की है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। इसका हाईलाइट ये होगा कि गवर्नमेंट ने एक डेडिकेशन दिखाया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कल्चर है, इकोनॉमिक रिचनेस है नॉर्थ ईस्ट का, उसे बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 दिसंबर से 8 दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाएगा और ये फेस्टिवल 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये 8 स्टेट है, इसलिए कलेक्टिवली इनको बोला जाता है अष्टलक्ष्मी। 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की गई है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक एक्सटेंशन स्कीम है, जो एग्जिस्टिंग एनपीएस स्कीम है इसका एक्सटेंशन है। ये मैनेज की जाएगी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा और इस स्कीम को फोकस किया जाएगा बच्चों पे, चिल्ड्रन पे फोकस किया जाएगा। इनका इन्वेस्टमेंट जो है इनके अकाउंट में किया जाएगा, जिससे वो लॉन्ग टर्म वेल्थ इंश्योर कर सके। अब इस स्कीम के अंदर जो भी पेरेंट है वो सेव करेंगे उनके चाइल्ड के रिटायरमेंट फंड्स। ठीक है, अभी तक ये ऐसी स्कीम नहीं आई थी कि चिल्ड्रन का रिटायरमेंट फंड के लिए किया जाए, तो एनपीएस वात्सल्य में बच्चों के रिटायरमेंट फंड के लिए पेरेंट सेविंग करेंगे। अब इसकी जो फंक्शन है वो सिमिलर है एनपीएस के जैसे, which assist people in building a retirement fund by contributing consistently throughout the course of it। मतलब ये है कि ये सेम टू सेम एनपीएस जैसी है, जो कि असिस्ट कर रही है पीपल को एक रिटायरमेंट फंड बिल्ड करने के लिए। In contrast, a conventional fixed income alternative, NPS contribute are invested in market-linked securities like equities and bond। ठीक है, जैसे जो कन्वेंशनल फिक्स्ड इनकम वाले इसमें ही इन्वेस्ट किया जाता था, अब वैसा नहीं है, इसे एक मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इक्विटीज या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे उन्हें हायर रिटर्न्स मिल सके। इसका फीचर ये है कि एनपीएस का गोल है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी is to give parents the ability to invest in a pension account
ये स्ट्रेटेजी दे रहा है पेरेंट्स को कि वो इन्वेस्ट करें पेंशन अकाउंट में और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव कर सके। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी होगा जो कि कंपाउंडिंग होता जाएगा, मतलब ये इनकी वेल्थ को बढ़ाता जाएगा। इनिशिएटिव enables parent to put a little as 1000, मतलब मिनिमम अमाउंट 1000 देना होगा उनके बच्चों के अकाउंट में जिससे वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। मिनिमम 1000 देना है। Families will carry economic origins can participate in the program। हाँ, जो भी अलग अलग अगर बजट कम है तो वो 1000 दे सकते हैं, उससे ज्यादा है तो अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य का विड्रॉल रूल्स देखते हैं। 3 साल ओपन करने के बाद, एनपीएस वात्सल्य ओपन करने के बाद 3 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें अप टू 25% ऑफ द कॉर्पस कैन बी विड्रॉन। 25% का तक का कॉर्पस निकाल सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक पर्पस होगा अगर आप एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्टन इलनेस के लिए कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सर्टन इलनेस, या फिर डिसेबिलिटीज हो गई है 75% से ज्यादा, तो 25% तक का कॉर्पस निकाला जा सकता है। अगर चाइल्ड की एज 18 ईयर्स हो गई है तो 2.5 लाख तक का कॉर्पस निकाला जा सकता है। अगर वो 2.5 लाख का ज्यादा हो रहा है तो 20% कैन बी विड्रॉन एंड रेस्ट 80% यूज्ड फॉर एन्युटी परचेज इन एनपीएस। तो 20% तक का ही निकाल सकते हैं और 80% तक का एन्युटी परचेज जो एनपीएस में ही रखा जाएगा। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो चुकी है तो वो जो एंटायर कॉर्पस है नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नॉमिनी या फिर यूजुअली गार्जियन को दे दिया जाता है। अगर गार्जियन की भी डेथ हो जाती है तो नया गार्जियन को असाइन किया जाता है, completing a new KYC। If both parents die, legal guardian जो है can manage the account without further contribution until the child turns 18। अगर दोनों पेरेंट्स के डेथ हो गई है तो चाइल्ड जब तक 18 का नहीं हो सकता तो एक लीगल गार्जियन जो है वो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। बायो राइट स्कीम लॉन्च की गई है जो सपोर्ट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड की फुल फॉर्म है, ये याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बूस्ट करेगी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आउटले होगा, टोटल खर्चा होगा 9197 करोड़ का फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड होने वाला है 2021-22 से लेके 25-26 तक। अब स्कीम मर्जेस इनटू 2 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। 2 प्रोग्राम्स है इसके, वो है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 2 प्रोग्राम है। एंड इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कंपोनेंट, दोनों प्रोग्राम में एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। इसका एम ये है कि जो भी इनोवेशन है, स्ट्रेंथ है बायो एंटरप्रेन्योरशिप की, उसे बढ़ाना है, इंडिया का ग्लोबल पोजीशन को बढ़ाना है इन बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में। ये सपोर्ट करेगा रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, एकेडमिक रिसर्च को ट्रांजिशन करेगा जिससे वो इंडस्ट्रियल में अप्लाई कर सके, जो भी नेशनल और ग्लोबल गोल्स हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी में उसे अचीव कर सके। अब इसका फोकस एरिया ये है, ये यूनिफाइड स्कीम है, कंबाइन करती है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री कंपोनेंट्स। अब इसमें मैंने बता दिया खर्चा होगा 9197 करोड़ का, जो कि ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इनोवेशन ड्राइव करना है, स्टार्टअप बनाना है, जो भी है स्टार्टअप उन्हें सपोर्ट करना है, बायो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। टारगेट एरिया ये होगा कि जो भी रिसर्च ग्रांट्स है उसे फोकस किया जाएगा विद सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो एनर्जी, बायोप्लास्टिक्स में ग्रांट्स को दिया जाएगा, और जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसे एम्फसाइज की जाएगी बायो मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे इंडिया का जो ग्रीन गोल है वो अचीव किया जा सके। Who inaugurated Semicon India 2024? तो ये इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा।
ये जो इनॉग्रेशन सेमिकॉन इंडिया 2024 का है, ये हुआ था ग्रेटर नोएडा यूपी में। इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है। इसलिए जो वो कंट्री का एडवांसमेंट है सेमीकंडक्टर डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट देके। तो एम क्या है? ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनना। कुछ स्कीम्स हैं, उनके कुछ साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए वो देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि 4 इयर्स जिस स्कीम के कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बारे में डिटेल में बताइए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन बोला गया है इस स्कीम को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मत्स्य संपदा योजना से, जिसके 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया था 2020 में, और इसका एम था कि जो भी इंडिया की फिशरी सेक्टर्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना है, और इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनकी वेलफेयर को इम्प्रूव करना है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है, जिसके जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं, फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इशू को इसके थ्रू एड्रेस किया जाता है, ये मिनिस्ट्री के थ्रू। और फिशरीज वैल्यू चेन का जो भी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जाए। इनका इन्वेस्टमेंट था 20,050 करोड़ ओवर 5 इयर्स। इसमें इसका टारगेट ये था कि जो भी इनलैंड फिशरीज है या एक्वाकल्चर है उसे इंश्योर करना, उनकी जो फूड सिक्योरिटी उसे इंश्योर करना, सपोर्ट करना एमएसएमईज को थ्रू इट्स सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम। एक सब स्कीम भी है इनकी सेंट्रल सेक्टर की, उसके थ्रू एमएसएमई को सपोर्ट करना था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसका बजट था 6,000 करोड़ का। तो याद रखना, ये फिशिंग से रिलेटेड है, और ये इसका अमाउंट कितना था 5 साल के लिए, और इसका 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं एक स्कीम के, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है सोशल सिक्योरिटी टू लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ये जो भी लैंड होल्डिंग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम निकाली गई थी। ये वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो कि मंथली पेंशन दिया जाएगा, फिक्स्ड रहेगा 3,000 का। जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे, जब वो 60+ हो जाएंगे, तब उन्हें एलिजिबल फार्मर्स को 3,000 का मंथली पेंशन मिलेगा। फार्मर्स कंट्रीब्यूट मंथली टू द पेंशन फंड विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उतना के उतना फार्मर्स को भी पेंशन फंड में मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। योजना कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने के लिए लेके आए थे ये स्कीम को, और ये जो है करोड़ ऑफ पीपल की डिग्निटी के लिए लेके आए थे, जिससे स्पेशली वुमेन है, यूथ है, मार्जिनल कम्युनिटीज है, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना था। इसलिए ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना was introduced by Prime Minister Modi in his independence address 15th August 2014। 15 अगस्त 2014 को इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। In its 10 years since commencement, प्रधानमंत्री जन धन योजना के पास टोटल अकाउंट में इतना रुपीज है 53.13 करोड़। ऑफ दीज 53 करोड़ अकाउंट्स, इतने अकाउंट्स हैं, इसमें से 55.6% या फिर 29.53 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो वुमेन के हैं, और 66.6% या 37.35 करोड़ जनधन अकाउंट जो होंगे वो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज के हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है। इसमें डिपॉजिट बैलेंस जो है वो 2,31,236 करोड़ का है, जो कि 15 टाइम्स ज्यादा है। एवरेज डिपॉजिट जो है वो 4,352 रुपीज का है। अब ये पूरा 2019 से फाइनेंशियल ईयर और 2024 फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस किया गया है। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने बढ़े हैं? 2,338 थे 19 में, और अब हो चुके हैं 16,443। यूपीआई ट्रांजैक्शन 535 करोड़ से बढ़ के 13,001
13 करोड़ हो चुके हैं। और रुपे कार्ड ट्रांजैक्शन जो पॉइंट ऑफ सेल या ई कॉमर्स से हुए हैं वो 67 करोड़ से बढ़ के 96.78 करोड़ हो चुके हैं। यानी ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल हुई है, लोगों ने बहुत इसे पसंद किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन जो था, प्रधानमंत्री ने इंश्योर किया था कि अफोर्डेबल एक्सेस हो फाइनेंशियल सर्विसेज का, बैंकिंग सर्विसेज का, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट का, जो भी रेमिटेंस भेजना है, क्रेडिट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए या पेंशन हो, सारे चीजों का एक्सेस अफोर्डेबली किया जा सके। अब जन धन योजना क्या क्या प्रोवाइड करता है ये देखते हैं। ये जो भी अनबैंक्ड इंडिविजुअल था उसके उसके लिए एक बेसिक बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया था और उसमें कोई भी बैलेंस की जरूरत नहीं थी। और बिना बैलेंस के और उस पे कोई भी मिनिमम मतलब बैलेंस नहीं होगा तो चार्जेस भी नहीं कटे गए। इट कम्स विद अ कॉस्ट फ्री रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड दिए गए थे जो कि कॉस्ट फ्री थे, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपीज तक का प्रोवाइड किया गया था, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में होगा। और प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो अकाउंट होल्डर्स थे वो एलिजिबल थे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, जो कि 10,000 तक का कवर किया गया था। एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है जो कि फिशरीज इंडस्ट्री वर्कर्स को डिजिटल आइडेंटिटीज प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं जिससे इंडिया के जो भी फिशरीज सेक्टर है उसे मॉडर्नाइज किया जा सके। डिजिटल आइडेंटिटी पोर्टल लेके आए हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल विलेजेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर फिश ट्रांसपोर्ट, सीवीड फार्मिंग सेंटर्स, ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड फिशरी स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स लेके आए हैं, जिससे इंडिया की जो फिशरी सेक्टर है उसे मॉडर्न किया जा सके। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ने अनवील किया है कि उनका जो एम है इंडिया का फिशरी सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। इनका जो की हाईलाइट है इस लॉन्च का, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल ने ये लॉन्च किया गया है, जो कि प्रोवाइड करेगा डिजिटल एंटिटीज फिशरीज इंडस्ट्री वर्कर को और एंटरप्राइजेस को अक्रॉस वैल्यू चेन। अब ये इनिशिएटिव जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंडर आती है, जो कि एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ये अनेबल करती है कि जो फिश वर्कर हैं उन्हें बेनिफिट्स मिले, जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस मिले। क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस। अब मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डेवलप किया जाएगा 100 कोस्टल विलेजेस को, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेज है उसके अंडर में होगी और 200 करोड़ का इसका बजट होगा। इस इनिशिएटिव के तहत ये होगा कि जो भी सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस है उस पर फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा, क्लाइमेट स्मार्ट लाइवलीहुड होगा जो कि सेफगार्ड करेगा फिशिंग कम्युनिटीज को अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। गवर्नमेंट ने पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये बूस्ट करेगा रिसर्च इन हायर इंस्टीट्यूट, इसीलिए लॉन्च किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। पेयर की फुल फॉर्म है। ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जिससे जो भी रिसर्च कैपेबिलिटीज है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसे एलिवेट किया जा सके, यानी उसे बढ़ाया जा सके, जो और उसे जो टॉप टीयर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसे लिंक किया जा सके, जिससे रिसर्च कैपेबिलिटी जो लिमिटेड है वो नहीं होगी और उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा। और ये वर्क कैसे करेगा, जो पेयर प्रोग्राम है वो ANR अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो लिंक करेगा टॉप टीयर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जिससे जहाँ पे कैपेबिलिटी है लिमिटेड है उसे क्रिएट की जाएगी कोलैबोरेटिव मेंटरशिप एनवायरनमेंट के साथ। और पेयर प्रोग्राम का गोल ये है कि हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिससे जो भी इंस्टीट्यूट है वो सिस्टमेटिकली काम करेंगे और रिसर्च एक्सलेंस में एनहांस करेंगे, यानी वो इम्प्रूव करेंगे। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो लॉन्च कर इज सेट टू लॉन्च अ मिशन, वो एक मिशन लॉन्च करने वाला है जो है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया, जहाँ पे फोकस किया जाएगा जो भी क्रिटिकल एरियाज है रिसर्च के, वहाँ पे फोकस किया जाएगा। प्रियोरिटी एरियाज होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, एडवांस मटेरियल। ANRF क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक
एक सेट टू सीड ग्रो फॉस्टर कल्चर ऑफ, मतलब वो एक ग्रो करवाता है, कल्चर बनाता है जिससे रिसर्च और इनोवेशन बढ़े थ्रू आउट द कंट्री। और इसका फोकस जो होता है वो अलग अलग फील्ड पे होता है, जैसे नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस एंड हेल्थ। अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फंड है, फाउंडेशन है, ट्रांसलेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, ये एक इनिशिएटिव है जो कि कोलैबोरेट किया जाएगा, एकेडमिक और इंडस्ट्री के दोनों को कोलैबोरेट करेंगे जिससे जो भी रिसर्च हो वो इम्प्रूव की जा सके। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जल संचय जन भागीदारी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए है। तो इन्होंने लॉन्च किया है जल संचय जल भागीदारी, कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। इस इनिशिएटिव का जो सिग्निफिकेंट स्टेप है वो ये है कि जो कम्युनिटी है उन्हें इन्वॉल्व करना है वाटर कंजर्वेशन के लिए अक्रॉस इंडिया। अब ये जो ऑनगोइंग जल शक्ति अभियान है, कैच द रिवर कैंप, कैच द रेन कैंपेन, इसे लॉन्च किया गया है जो कि रीइंफोर्स करेगा प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है वाटर मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए, तो वो इंश्योर किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है संचय जल भागीदारी का, ये मोबिलाइज सिटीजन, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्री एंड स्टेक होल्डर इन गुजरात, वाटर रेन वाटर को हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करवाना है। जो भी मॉडल है उसे पूरे स्टेट में करवाना है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रैक्टिस को प्रमोट करना है, वाटर सिक्योरिटी अक्रॉस कंट्री एनहांस करना है, और जो कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है उनका, ये कलेक्टिव एक्शन लेना है फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या फिर टर्निंग एवरी ड्रॉप ऑफ रेन इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब रेन वाटर जो है उसे आप बचा के रखो ताकि जो कंट्री का फ्यूचर हो कि पानी नहीं है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल संचय जल जन भागीदारी के इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विश्वास्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। विश्वास्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, जो कि प्रोवाइड करेगी ब्लॉकचेन एज अ सर्विस जो विथ ए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ। अब इसका एम ये रहेगा कि ये सपोर्ट करेंगे परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को, और प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। जो भी ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस है उसे इंडिया में डिलीवर करने के लिए ये ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लॉन्च किया गया है। ब्लॉकचेन टूल्स क्या है वो देखते हैं। अब जो इंट्रोड्यूस किया गया है एनबीएफ लाइट, ये एक लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। प्रमाणिक, ये ब्लॉकचेन अनेबल्ड मोबाइल ऐप वेरिफिकेशन सॉल्यूशन है। नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, तीन चीज लॉन्च की है, एनबीएफ लाइट, प्रमाणिक और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल। नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क एनबीएफ क्या है ये देखते हैं। ये डिजाइन किया गया है डिजिटल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। अब ये बिल्ड करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग सिक्योरिटीज, प्राइवेसी, जो भी इंटर ऑपरेबिलिटी है उसे ऑफर किया जाएगा। ये सपोर्ट करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, जो कि भी ब्लॉकचेन एज अ सर्विस है, और करंटली इसे होस्ट किया गया है एनआईसी डाटा सेंटर इन भुवनेश्वर में, पुणे एंड हैदराबाद। ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स बनाया गया है जो कि स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए बनाया है। ये एनबीएफ लाइट है जो कि टेलर किया जाएगा स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए, जो एक टाइप का ब्लॉकचेन एप्लीकेशन होगा जिस पे रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, डेवलप कैपेसिटी देखी जाएगी उसकी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है एग्रीश्योर फंड। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है एग्रीश्योर स्कीम इन न्यू दिल्ली। एग्रीश्योर फंड जो है वो फॉर्मली नोन एज एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स के लिए है, रूरल एंटरप्राइजेस के लिए है। अब ये जो है 750 करोड़ ब्लेंडेड कैपिटल फंड होगा, जिसका एम ये होगा कि जो भी इनोवेशन है, ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इसे इम्प्रूव करना, इसे लेके आना।
अब ये जो कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, नाबार्ड एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होगा इस इनिशिएटिव में। और ये इनिशिएटिव से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर लैंडस्केप में रिवॉल्यूशन लेके आएगा बाय सपोर्टिंग हाई रिस्क टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स। एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जो कि इनोवेटिव एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, उन्हें रिकग्नाइज किया जाएगा और उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। कृषि निवेश पोर्टल और दूसरे इनिशिएटिव हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं, तो वो देखते हैं। कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि डिजाइन किया है सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे एग्री बिजनेस को एनहांस किया जाएगा। अब ये पोर्टल सर्व करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म होगा जो कि फार्मर एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रीज का होगा, जो एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स की। और ये जो एडिशनली इसमें ये भी होगा कि मिनिस्टर हाईलाइट करेगा गवर्नमेंट का जो फोकस है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पे, रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट पे, और प्रमोशन करेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। इसमें भी अवार्ड्स और रिकग्निशन दिया जाएगा, जो भी प्रेजेंटेशन होगा, इवेंट का जो प्रेजेंटेशन होगा, एआईएफ एक्सलेंस अवार्ड दिया जाएगा जो भी टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स है या स्टेट है अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल। इससे जो भी वुमेन की वर्क प्लेस पे सेफ्टी है उसे इंश्योर करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल, जो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसका एम ये होगा कि वर्क प्लेस सेफर रहे वुमेन के लिए, और जो भी कंप्लेंट्स होगी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, वो चीजें इस प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। वो चीजें जो कंप्लेंट्स होगी उसे रजिस्टर किया जाएगा। अब ये लॉन्च जो है वो हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे है। सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट होगा, जिससे कि शी बॉक्स पोर्टल जो है एक स्टैंडर्ड रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंटरनल कमिटीज की या लोकल कमिटीज की अक्रॉस कंट्री, वो सब इस पे दी जाएगी। ये कवर करेगा बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को, और ये अलाउ करेगा कि वुमेन फाइल कर सके, कंप्लेंट फाइल कर सके, उनका जो स्टेटस है कंप्लेंट का वो ट्रैक कर सके, टाइमली प्रोसेसिंग जो है इंटरनल कमिटीज की वो चेक कर सकते हैं, जो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग फैसिलिटेटेड बाय अ डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर, जो भी अभी रियल टाइम में चल रहा है, उनका जो भी कंप्लेंट्स कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं पहुंची है, क्या प्रोसेस हुआ है, तो वो सब वो इस वेबसाइट पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। एडिशनल लॉन्चेस किए गए हैं, जैसे शी पोर्टल के अलावा मिनिस्ट्री ने और न्यू वेबसाइट डेवलप की है जो कि डिज़ाइन करेगी गवर्नमेंट की जो भी डिजिटल एंगेजमेंट है, जो नेशनल और ग्लोबल ऑडियंस है उनके लिए डिज़ाइन की गई है। और ये बोथ पोर्टल एंड वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे शी बॉक्स पोर्टल और मिनिस्ट्री वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा यूपीएस। यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये स्कीम में 23 लैक्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में आती है। इसे अनाउंस किया गया है यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ये एक नई स्कीम है जो कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट की जाएगी, और एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन होगा कि वो चूज कर सकते हैं एनपीएस या फिर यूपीएस के बीच में। अब यूनियन कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया है यूपीएस को, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर किया गया था। इसका एम ये है कि जो अशोर्ड पेंशन है, फैमिली पेंशन है और अशोर्ड मिनिमम पेंशन है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। अब इस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं कि अशोर्ड पेंशन क्या है। जो स्कीम है उसमें अश्योर किया जाएगा कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक सैलरी होगी लास्ट 12 मंथ्स की, और बिफोर रिटायरमेंट वाली। लेकिन ठीक है, एज द क्या होगा कि जो भी एवरेज बेसिक सैलरी होगी लास्ट 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट, उसका 50% लिया जाएगा, जो कि पेंशन देगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो कंप्लीट कर चुके होंगे मिनिमम 25 years इन सर्विस। It will be proportionate for a shorter service period, but up to a minimum of 10 years of service. Shorter service period के लिए भी हो सकती है, but minimum 10 years service complete होनी चाहिए। Assured family pension कितना होगा? अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली को जो है वो 60% of the last drawn amount by the pensioner,
अब जो पेंशनर ने लास्ट ड्रॉन अमाउंट है उसका 60% एज अ पेंशन फैमिली को दिया जाएगा। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन कितनी होगी? 10,000 पर मंथ होगी आफ्टर द रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर 10 इयर्स ऑफ मिनिमम सर्विस। अगर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो 10 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो उसे मिनिमम 10,000 तक की पेंशन मिलेगी। करंट पेंशन स्कीम क्या चल रही है कि जो एम्प्लॉय है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% कंट्रीब्यूट करता है, जिससे वो इंक्रीज होके 18.5% विद द यूपीएस हो जाती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो इंश्योर करती है डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। इसीलिए ये कमिटमेंट किया गया है कि वेलबींग और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रह सके। विज्ञान धारा स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यूनियन कैबिनेट शेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ 3 अम्ब्रेला स्कीम। 3 अम्ब्रेला स्कीम है जिसे मर्ज करके एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाया गया है जिसका नाम है विज्ञान धारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करेगी। इस स्कीम को डिजाइन किया गया है जिससे जो भी फंड यूटिलाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़े, जो भी इंश्योर कर सके बेटर सिंक्रोनाइजेशन हो बिटवीन सब स्कीम्स और प्रोग्राम्स के अंडर। इसका खर्चा दिया गया है, टोटल आउटले होगा उसका 579.84 करोड़, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के पीरियड में होगा। और विज्ञान धारा का एम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है इंडिया में उसे बढ़ाना है। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाएगा। जो फोकस होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, वेल इक्विप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स चाहिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो उस पे फोकस किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा, जैसे बेसिक रिसर्च या सस्टेनेबल एनर्जी है, वाटर, विथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सपोर्ट किया जाएगा। जो भी इनोवेशन होगी सारे लेवल्स में, फ्रॉम स्कूल्स टू हायर एजुकेशन, इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप, जहां पे भी इनोवेशन होगा उसे सपोर्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है विज्ञान धारा का कि वो प्रमोट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी बिल्डिंग को, रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। इस स्कीम का एम ये होगा जो भी पार्टिसिपेशन होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेशली अमंग वुमेन्स, उसे बढ़ाया जाएगा और जो भी जेंडर पैरिटी है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में उसे इक्वली दिया जाएगा। अलाइनमेंट विद नेशनल गोल, ये जो प्रोग्राम है विज्ञान धारा के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 5 ईयर का गोल है उसके साथ रियलाइज किया गया है कि उनका जो विकसित भारत 2047 का है वो दोनों अचीव करना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम अलायंस विद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे फोकस किया जाएगा, नेशनल प्रायोरिटीज में को ध्यान में रख के किया जाएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उन्होंने लॉन्च की है दीनदयाल स्पर्श योजना, जो कि प्रमोट करेंगे रिसर्च और स्कॉलरशिप को इन फिलेटली। फिलेटली का मतलब ये होता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन और स्टैम्प की स्टडी करते हैं उन्हें फिलेटली कहा जाता है, उसे फिलेटली बोलते हैं। जो रिसर्च और स्कॉलरशिप दी जाएगी फिलेटली में जो भी स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया में, और ये अनाउंस किया गया है पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ नॉर्थ गुजरात रीजन अहमदाबाद कृष्णा कुमार यादव द्वारा। और ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है द आइडल एंड ग्रेट स्टैम्प्स पेंटिंग एग्जीबिशन, ये स्कीम का एम ये रहेगा कि जो भी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है चिल्ड्रन में उसे बढ़ाया जाएगा। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हॉबी बढ़ाना है बच्चों के बीच में। और एलिजिबिलिटी होगी कि जो स्टूडेंट्स हैं 6th 7th 8th और 9th के, उन्हें रिकग्नाइज स्कूल से वो एलिजिबल होंगे, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। 920 स्कॉलरशिप्स अवॉर्डेड की जाएगी नेशन वाइड, और 6,000 पर ईयर उन्हें पैसा मिलेगा जो कि क्वार्टरली पे किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो मेंबर होंगे फिलेटली क्लब के, और जो है फिलेटली मेंटर्स उन्हें गाइड करेंगे। स्कॉलरशिप को एनुअली अवार्ड किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो रीअप्लाई करनी पड़ेगी subsequent ईयर्स में। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप।
अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति है CR पाटिल, इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड वर्जन ऑफ फ्लड वॉच इंडिया। ये एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा। ये एक अपग्रेडेड ऐप है जो प्रोवाइड करेगा एनहेंस्ड और डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ फ्लड कंडीशन। जो भी इंडिया में अलग अलग जगह फ्लड कंडीशन होगी उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू देगा। इसका नया फीचर ये है कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बता देगा। 592 मॉनिटरिंग स्टेशन है इनके। सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 200 स्टेशन इन द अर्लियर। पहले के वर्जन में 200 स्टेशन थे, अब 592 स्टेशन हो गए हैं, जिससे वो रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बता देगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डाटा ऑन स्टोरेज पोजिशन ऑफ 150 मेजर रिजर्वॉयर्स। जो भी स्टोरेज पोजिशन है 150 मेजर रिजर्वॉयर्स की भी डेटा इंक्लूड करता है, जिससे वो एड कर सकेंगे यूजर्स को जो भी पोटेंशियल फ्लड सिचुएशन है डाउनस्ट्रीम एरिया में उसके बारे में वो अवेयर कर सकेंगे। फ्लड वॉच 2.0 यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड की गई है। यूजर जो है यूजर फ्रेंडली होगा, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल होगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड ओवरव्यू देगा, जिससे वो यूजर्स को फ्लड ट्रैक करने में हेल्प करेगा और जो भी कंडीशन है वो बताएगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है NATS 2.0। अब देखते हैं इसके बारे में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल, और उन्होंने डिसबर्स किया है 100 करोड़, जो कि स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इनका ये लॉन्च जो किया गया है, इसका इनिशिएटिव ये है, इस इनिशिएटिव का एम ये है कि जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं अमंग यंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे IT, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल्स में, उनकी जो स्किल्स है उसे बढ़ाना। NATS 2.0 के फीचर्स देखते हैं। पोर्टल लॉन्च किया गया है NATS 2.0, जो कि डिजाइन किया गया है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो रजिस्टर करना होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो बेनिफिशियरी ब्रॉड रेंज में इसे अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100 करोड़ का स्टाइपेंड दिया गया है, जो कि DBT के थ्रू बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। मिनिस्टर्स अपील और ऑब्जेक्ट क्या है कि वाइड रेंज में मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसे फैलाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी मिले। गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि ड्राफ्ट की गई हैं UGC और AICTE द्वारा। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो चलिए वो देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने लॉन्च किया है आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल, जो कि IIT दिल्ली में किया गया है। इसका इनिशिएटिव ये होगा कि जो भी इनोवेटिव आइडियाज है उसे इकट्ठा करना, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो प्रमोट कर रही है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को, उस आइडिया को सपोर्ट करना। अब ये जो इवेंट है वो अटेंड किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा और अदर डिग्नेटरीज। अब इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल पार्टिसिपेशन क्या है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उसे प्रोटेक्ट करना है और सस्टेन करना है नेचर को, और जो नीड है उसे इंट्रोस्पेक्शन करना है और एक्शन लेना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे प्रिजर्व करके रखे फ्यूचर जनरेशन के लिए। उन्होंने और एक चीज की है, बोली है कि नहीं, उन्होंने और एक चीज की है, जैसे सैपलिंग प्लांट किया है IIT दिल्ली कैंपस में, और बोला है एक पेड़ माँ के नाम और प्लांट फॉर मदर मूवमेंट। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन। कोलैबोरेशन किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एंड यूनिसेफ के साथ, जैसे किया है UGC, AICTE, IITs और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ ये कोलैबोरेशन किया है, और यूनिसेफ के साथ किया है युवा इनिशिएटिव के तहत, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा और डेवलप किया, सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट को, मैनेजमेंट को आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल के थ्रू। मॉडल स्किल लोन स्कीम लॉन्च की गई है। ये सेंटर ने इंट्रोड्यूस की है एक रिवाइज्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम। ये डिजाइन की गई है
जो कि सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए टू द नेशंस यूथ। इंडिया के जो भी यूथ है उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन बाय जयंत चौधरी उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम। अब इस स्कीम का एम ये है कि जो भी फाइनेंशियल बैरियर्स हैं एडवांस स्किल एजुकेशन के लिए उसे हटा देना है। स्कीम जो है अपडेटेड स्कीम है और ये कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा 7.5 लाख तक का, और एक्सपांड की जाएगी एलिजिबिलिटी टू इंक्लूड एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी भी दे सकती है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दे सकती है। अब जो यूथ को है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, एडवांस स्किलिंग जो कि कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं, और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एलिजिबल है जो कि लोन प्रोवाइड कर सकती है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस के जो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है निर्माण पोर्टल न्यू दिल्ली में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मिशन कर्मयोगी है उसके साथ अलाइन किया गया है। ये एक सीएसआर इनिशिएटिव होगा जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इनका एम ये है कि जो भी मेरिटोरियस यूथ हैं जो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है 2024 में, उनके लिए है। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। अब इसमें क्या होगा कि अंडर निर्माण स्कीम एलिजिबल कैंडिडेट को जो है, जो SC ST फीमेल्स है या थर्ड जेंडर कैटेगरीज हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे वो ट्रांस ये तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाएगी, और जो भी इंक्लूसिविटी है या फिर इंडिया का जो विजन है डिजिटल इंडिया को, वो चीजें प्रमोट की जाएगी। अब एम्पावर किया जाएगा कोल डिस्ट्रिक्ट थ्रू एजुकेशन। कोल इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है, इनका कमिटमेंट है कि एजुकेशन को बढ़ाना है। तो जो भी यूपीएससी प्री क्लियर किया हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए वो प्रोवाइड करेंगे। जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि 8 लाख से कम उनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, SC ST फीमेल थर्ड जेंडर हो, उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है ये अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एस्पिरेशंस हैं, जो नेशनल गोल या विकसित भारत के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट स्कीम देखेंगे पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। पीएम ई बस सेवा PSM। कभी कभी एग्जाम में PSM में से आपको पूछ लेंगे एस की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। अब इस स्कीम में क्या है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। अब इसका जो बजट है इस स्कीम का 3,235.33 करोड़, इतने रुपए का बजट दिया गया है इस स्कीम को। और इसका जो इनिशिएटिव है, ये क्यों बनाई गई है स्कीम, इसलिए बनाई है जिससे कि वो प्रमोशन कर सके जो भी ई बस है उसके ऑपरेशन का और डिप्लॉयमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चले पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेके 2028-29 तक ये स्कीम अवेलेबल रहेगी, तक ये स्कीम को रखेंगे और प्रमोशन किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस का। स्कीम की डिटेल क्या है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोर्ट किया जाएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 ई बसेस का, और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो भी ऑपरेशन है 12 इयर्स या उससे ज्यादा तक का चलेगा। जो भी 38,000 बसेस होगी वो 12 साल से ज्यादा तक डिप्लॉय की जाएगी, चलेगी। अब फंडिंग मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसे फंड दिए जाएंगे, ये स्कीम में ऐसा एड्रेस किया गया है कि जो भी हाई अपफ्रंट कॉस्ट होते हैं ई बस के, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा होंगे, और एक ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होगा, जिसमें ये होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्हें शुरुआत में कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, शुरुआत में पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। उसकी जगह जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे और जो ऑपरेटर्स होंगे वो पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, मंथली पेमेंट देंगे।
मतलब पीडीए नहीं देगा, मैन्युफैक्चरर्स जो होगा और जो ऑपरेटर्स होगा वो मंथली पेमेंट मैनेज करेंगे। पेमेंट सिक्योरिटी कैसी होगी? जो भी डेडिकेटेड फंड होगा उसका जो भी रिस्क होगा, पेमेंट डिफॉल्ट ना हो पीटीए द्वारा, तो इस स्कीम में ये किया गया है कि एक डेडिकेटेड फंड बना दिया गया है जो कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड उसे मैनेज करेगा। अगर डिफॉल्ट होता है तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये पेमेंट कवर करेगा, और जो लेटर ऑन पीटीए द्वारा जो भी स्टेट की होगी, जो भी यूनियन टेरिटरीज की होगी, उनके द्वारा ये पे किया जाएगा, यानी इसमें रिस्क नहीं होगा पेमेंट डिफॉल्ट का। अब इसमें एनवायरमेंटल और ऑपरेशनल बेनिफिट भी है, जैसे कि डीजल सीएनजी से शिफ्ट होके ई बसेस पे आ जाएंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा विजन है पीएम विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत वो भी फुलफिल हो जाएगा। बजटरी सपोर्ट स्कीम, नेक्स्ट स्कीम है बजटरी सपोर्ट स्कीम, जो कि कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है, और ये स्कीम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए है। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है ये स्कीम में मॉडिफिकेशन किया गया है बजटरी सपोर्ट, जो कि कॉस्ट अनेबल कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें टोटल खर्चा होगा 12,461 करोड़ का। टाइम पीरियड कितना रहेगा? फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेके 31-32 तक रहेगा। अब बजटरी सपोर्ट कंपोनेंट्स में ये स्कीम में ये इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस के अलावा दूसरी चीजों पर फोकस करेगी, जैसे कि रोपवेज है, रेलवे साइडिंग है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी ये चीजें होंगी रोड्स और ब्रिजेस को छोड़ के दूसरी चीजों पे फोकस किया जाएगा। अब इसमें 12,461 करोड़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे क्यूमुलेटिव जनरेटिव कैपेसिटी, जैसे कि 31,350 मेगावाट का अगर उनकी कैपेसिटी है 24-25 से लेके 31-32 तक उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम किस लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन के लिए है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव किया है कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। अब ये आप फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना, ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एडवांस एनहांसमेंट स्कीम है जो कि प्रमोट करेगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंडिया में। ये स्कीम का जो आउटले है, टोटल एक्सपेंडिचर है 10,900 करोड़ का 2 साल के लिए। इसका एम ये होगा कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसका अडॉप्शन किया जाएगा, जिससे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन द्वारा उसे रिड्यूस किया जाएगा। इसका की फीचर ये है कि सब्सिडीज और इंसेंटिव्स मिलेंगे। 3,679 करोड़ का एलोकेशन होगा सब्सिडीज के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, एम्बुलेंसेज है, ट्रक्स, बसेस, उसे सपोर्ट करना है, और जो कि ओवर 28 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ई वाउचर सिस्टम होगा, जैसे आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर्स होगा जो कि जनरेट किया जाएगा बायर द्वारा, और उसे साइन किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा डीलर। ई एम्बुलेंसेज होगी, जिसे 500 करोड़ का पैसा दिया जाएगा, जो कि डेडिकेटेड ई एम्बुलेंसेज इंट्रोड्यूस की जाए, जिससे ensuring safer, more comfortable patient transport हो with new safety standards। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, जैसे ई बस प्रोक्योरमेंट, इसमें 4,391 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिससे 14,028 ई बसेस 9 सिटीज में लॉन्च हो। जो 9 सिटीज होगी उसका जो 4 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, तो वहां पे ई बसेस को लॉन्च किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, ई चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, जिसके लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जिससे 72,300 फास्ट चार्जेस लगाएंगे अक्रॉस सिटी एंड हाईवेज। तो ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अमाउंट बताइए, तो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं बायो ई3 पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है इससे बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी होगी जिसे एम किया जाएगा कंट्री के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए।
बायो E3 पॉलिसी का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों याद रखना, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इससे ये होगा कि जो भी बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, इंडिया की पोजीशन अच्छी बनाई जाएगी ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन में। अब पॉलिसी जो है वो फोकस करेगी सपोर्ट, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रॉस जितने भी सेक्टर्स हैं, वेरियस सेक्टर्स, उन्हें सपोर्ट करना है। अब इसका एम ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसे बढ़ाना और कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आएगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, बायो एआई हब्स बनेंगे, बायो फाउंड्री बनेगी। और जो फोकस होगा सस्टेनेबल ग्रोथ में, उस वो किस लिए होगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, कार्बन इकोनॉमी होगी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ग्रीन ग्रोथ। इसके लिए ये सब चीजें फोकस की जाएगी। ई संख्याई पोर्टल लॉन्च किया है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ई संख्याई पोर्टल, जो कि रिवॉल्यूशनलाइज करेगा डाटा एक्सेसिबिलिटी को और यूजर के एक्सपीरियंस को। इस इनिशिएटिव का एम ये है कि ये सेंट्रलाइज और स्ट्रीमलाइन एक्सेस होगा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डाटा आप देख सकते हो, सपोर्टिंग प्लानर को सपोर्ट करेगा, पॉलिसी मेकर को, रिसर्चर्स को और पब्लिक को। अब इसका ये जो पोर्टल है, इसका डेटा कैटलॉग मॉड्यूल्स कंसोलिडेट कर रहा है 2291 डेटा सेट्स को, जो कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड कर रहा है और भी दूसरी चीजें इंक्लूड कर रहा है। मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है टाइम सीरीज डेटा ऑन मेजर इंडिकेटर्स, जैसे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर पास्ट डेकेड, जो सपोर्ट कर रहे हैं फिल्टरिंग, विजुअलाइजेशन, एपीआई शेयरिंग, एम्पावरिंग यूजर्स टू एनालाइज एंड यूटिलाइज डेटा इफेक्टिवली। इसका जो लॉन्च है स्टैटिस्टिक्स डे पे किया गया है डॉक्टर अरविंद पनागरिया द्वारा, जो कि ई संख्याई पोर्टल है। इसकी थीम थी यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इट एम्स टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग by improving data accessibility and promoting data driven insight across various sectors। मतलब उनका ये था कि आप अपना जो डिसीजन है वो डेटा को देख के बनाएं, इसीलिए आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो एविडेंस बेस्ड पे होना चाहिए। इसीलिए जो डाटा है आपके पास उसे एक्सेसिबल करो, प्रमोट करो और फिर अलग अलग सेक्टर्स में जो भी चीजें हैं वो देख के फिर आप डिसाइड करो। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स की मैंने सारी जो भी पोर्टल्स है या जो भी स्कीम्स है सब डिस्कस कर लिए, हर एक चीज को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगी वो इसका रिमेनिंग सेकेंड पार्ट जो है वो लेके आऊंगी, फिर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।